नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी श्रुता पिंकी उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल हिंदी श्रुता पिंकी उपाध्याय पर। दोस्तों, आज मैं कक्षा 12 की पुस्तक आरोह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पाठ 18 का वाचन करूंगी। आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिएगा। भीमराव अंबेडकर जी से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे और इस पाठ की जो भी विशेषताएं होंगी वो सब मैं आपको स्पष्ट करूंगी, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। तो आइए बिना किसी विलंब के हम पाठ को आरंभ करते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जन्म 14 अप्रैल सन 1891 महू मध्य प्रदेश में हुआ था। प्रमुख रचनाएं हैं द काट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, 1917 प्रथम प्रकाशित कृति। द अनटचेबल्स हु आर दे, 1948। हु आर द शूद्राज, 1946। बुद्धा एंड हिज धम्मा, 1957। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, 1955। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, 1923। द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, पीएचडी की थीसिस, 1916। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, 1965। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, 1936। लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, 1943। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, 1956। पुस्तकें व भाषण मूक नायक बहिष्कृत भारत जनता, पत्रिका संपादन। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने से बाबा साहेब आम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। निधन इनका कब होता है दोस्तों? तो ये ध्यान रखिएगा, इनका निधन जो है, इनका निधन होता है दिसंबर सन 1956 दिल्ली में। अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है उसे विशेषाधिकार कहना उचित है। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का। अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है उसे विशेषाधिकार कहना उचित है। आगे देखते हैं। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, अमेरिका, फिर वहां से लंदन गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए एक अथक संघर्ष किया। भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारतीय चिंतन में
अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी हैं। उन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति एवं सामाजिक समता के लिए संघर्ष किया। उनका पूरा लेखन इसी संघर्ष और सरोकार से जुड़ा हुआ है। स्वयं दलित जाति में जन्मे डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से ही जाति आधारित उत्पीड़न, शोषण एवं अपमान से गुजरना पड़ा था। इसीलिए विद्यालय के दिनों में जब एक अध्यापक ने उनसे पूछा कि तुम पढ़ लिख कर क्या क्या बनोगे, तो बालक भीमराव ने जवाब दिया था, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन इसी संकल्प के पीछे झोंक दिया। इसके लिए उन्होंने जमकर पढ़ाई की। व्यापक अध्ययन एवं चिंतन मनन के बल पर उन्होंने हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम में एक नई अंतर्वस्तु भरने का काम किया। वह यह था कि दासता का सबसे व्यापक व गहन रूप सामाजिक दासता है और उसके उन्मूलन के बिना कोई भी स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेषाधिकार रहेगी, इसलिए अधूरी होगी। उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा कि उनके चिंतन के प्रेरक व्यक्ति जो है 3 रहे। कौन कौन रहा? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। जातिवादी उत्पीड़न के कारण हिंदू समाज से मोह भंग होने के बाद वे बुद्ध के समतावादी दर्शन में आश्वस्त हुए और 14 अक्टूबर सन 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध मतानुयायी बन गए। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी समुची बहुमुखी विद्वता, एकांत ज्ञान साधना की जगह मानव मुक्ति व जन कल्याण के लिए थी। यह बात वे अपने चिंतन और क्रिया के छड़ों से बराबर साबित करते रहे। अपने इस प्रयोजन में वे अधिकतर सफल भी हुए। यहाँ प्रस्तुत पाठ अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 के ललई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर है। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंगल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन ही स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। बाद में अंबेडकर जी ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर वितरित किया, जो पर्याप्त लोकप्रिय हुई। उनके अनुसार समानता, स्वतंत्रता व बंधुता ये 3 तत्व आदर्श समाज में अनिवार्यतः होने चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, जो अंबेडकर जी हैं उनके अनुसार जो है समानता, स्वतंत्रता और बंधुता ये 3 तत्व आदर्श समाज में अनिवार्यता होने चाहिए, जिससे लोकतंत्र, सामूहिक दिनचर्या, सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक भी पहुँचे। यहाँ प्रस्तुत पाठ उक्त पुस्तिका के प्रतिनिधि प्रकरण है। आज के जाति मजहब आधारित विषाक्त सामाजिक राजनैतिक माहौल में इनकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आगे देखते हैं हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है।
इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों से अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे कि वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी-कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। पूर्व लेख की ही इसका आधार है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं, जितनी यह है कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। ऐसी स्थिति में स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य के स्वाभाविक प्रेरणा रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। मेरी कल्पना का आदर्श समाज। अगला प्रकरण है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। जाति प्रथा के
खेदजनक परिणामों की नीरस गाथा को सुनते सुनाते आप में से भी कुछ लोग निश्चय ही ऊब गए होंगे। यह अस्वाभाविक भी है। अतः अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? ठीक है, यदि ऐसा पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृता पर आधारित होगा। तो इनका आदर्श समाज कैसा होगा? अंबेडकर जी का जो है आदर्श समाज कैसा होगा? तो आदर्श समाज इनका कैसा होगा? स्वतंत्रता, समता, भ्रातृता पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं? भद्रता अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य है कि दूध के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक दिनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इनमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। इसी प्रकार स्वतंत्रता पर भी क्या कोई आपत्ति हो सकती है? गमनागमन की स्वाधीनता, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता के अर्थों में शायद ही कोई स्वतंत्रता का विरोध करे। इसी प्रकार संपत्ति के अधिकार, जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक औजार व सामग्री रखने के अधिकार, जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके के अर्थ में भी स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। तो फिर मनुष्य की शक्ति के समक्ष सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की भी स्वतंत्रता क्यों न प्रदान की जाए? जाति प्रथा के पोषक जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता किसी को नहीं है, तो उसका अर्थ उसे दासता से में जकड़ कर रखना होगा, क्योंकि दासता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता। दासता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। उदाहरणार्थ जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहां कुछ लोगों की अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। अब आइए समता पर विचार करें। क्या समता पर किसी की आपत्ति हो सकती है? फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द ही विवाद का विषय रहा है। समता की आलोचक यह कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते और उनका यह वजन भी यह तर्क वजन भी रखता है, लेकिन तथ्य होते हुए भी यह विशेष महत्व नहीं रखता, क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी यह एक नियामक सिद्धांत है।
मनुष्यों की क्षमता 3 बातों पर निर्भर रहती है। शारीरिक वंश परंपरा। मनुष्यों की क्षमता 3 बातों पर निर्भर रहती है, कौन सी है? शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि सभी उपलब्धियां जिनके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त करता है। और अंत में मनुष्य के अपने प्रयत्न इन तीनों दृष्टियों से निस्संदेह मनुष्य समान नहीं होते। तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? समता विरोध करने वालों के पास इसका क्या जवाब है? व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है। परंतु यदि मनुष्य प्रथम 2 बातों में असमान है तो क्या इस आधार पर उनके साथ भिन्न व्यवहार उचित है? उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे लोग निश्चय ही बाजी मार ले जाएंगे जिन्हें उत्तम कुल, शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक संपदा तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है। इस प्रकार पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय देना होगा। अतः न्याय का तगाजा यह है कि जहां हम तीसरे प्रयासों की असमानता जो मनुष्य के अपने बस की बात है आधार पर मनुष्यों के साथ असमान व्यवहार को उचित ठहराते हैं, वहां प्रथम 2 आधारों जो मनुष्य के अपने बस की बातें नहीं है पर उसके साथ असमान व्यवहार नितांत अनुचित है और हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए। दूसरे शब्दों में समाज की यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो यह तो संभव है जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर एवं समान व्यवहार उपलब्ध कराया जाए। समता का औचित्य यहीं पर समाप्त नहीं होता, इसका और भी आधार उपलब्ध है। एक राजनीतिज्ञ पुरुष का बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है। अपनी जनता से व्यवहार करते समय राजनीतिज्ञ के पास न तो इतना समय होता है, न प्रत्येक के विषय में इतनी जानकारी होती है, जिससे वह उसकी अलग-अलग आवश्यकताओं तथा क्षमताओं के आधार पर वांछित व्यवहार अलग-अलग कर सके। वैसे भी आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार कितना भी आवश्यक तथा औचित्यपूर्ण क्यों न हो, मानवता के दृष्टिकोण से समाज 2 वर्गों व श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता। ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञ को अपने व्यवहार में एक व्यवहार्य सिद्धांत की आवश्यकता रहती है और यह व्यवहार सिद्धांत यही होता है कि सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। राजनीतिज्ञ यह व्यवहार इसलिए नहीं करता है कि सब लोग समान होते बल्कि इसलिए कि वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण संभव होता। इस प्रकार समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञ को सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उसके लिए यही मार्ग भी रहता है, क्योंकि यही मार्ग व्यवहारिक भी है और यही उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी है। चलिए दोस्तों, हमने पाठ को देख लिया। अब आइए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो क्या प्रश्न है? पहला प्रश्न है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन, है ना, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर जी के क्या तर्क हैं? तो अंबेडकर जी के क्या तर्क हैं, ध्यान रखिएगा।
जाति प्रथा श्रम विभाजन का नहीं बल्कि श्रमिक विभाजन का आधार बना हुआ है, क्योंकि जाति प्रथा के कारण व्यक्ति को अपनी रुचि, कुशलता और योग्यता के आधार पर कार्य चुनने का अधिकार नहीं है। यदि किसी कारणवश व्यक्ति को अपना कार्य पेशा बदलने की आवश्यकता हो तो जाति प्रथा के कड़े और कठोर नियम इसकी इजाजत नहीं देते। व्यक्ति पूर्व निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विवशता बस करते हैं, जिससे उनकी पूरी क्षमता और योग्यता के साथ न्याय नहीं हो पाता। अतः हम कह सकते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का एक रूप नहीं है, क्योंकि यहाँ किसी भी व्यक्ति को उसकी योग्यता और कार्यकुशलता के आधार पर कार्य करने की छूट नहीं दी जाती। तो पहले का उत्तर आपको हमने दे दिया दोस्तों। ये पहले प्रश्न का उत्तर हमने अभी आपको दिया। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भूखमरी का भी एक कारण कैसे बनती रही? क्या यह स्थिति आज भी है? तो बिल्कुल है ना? अभी अम्बेडकर जी ने देखिए ऊपर कहा भी है, जाति प्रथा समाज में जो है बेरोजगारी और भूखमरी का कारण बनी हुई है आज भी, वर्तमान समय में भी। कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जिन्हें हिंदू लोग घृणित कार्य मानते हैं। हिंदू लोग ऐसे कार्य को त्याज्य मानते हैं और प्रत्येक व्यक्ति ऐसे व्यवसायों से भागना व छोड़ना चाहता है, जो कि बेरोजगारी का एक कारण बनता है। दूसरा, जाति प्रथा के कारण हिंदू हिंदू समाज में अपना पेशा व्यवसाय बदलना लगभग असंभव है, क्योंकि प्रत्येक जाति के, आप ये देख लीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक जाति के जो लोग होते हैं वो अपनी स्वेच्छा से जो है कार्य नहीं कर पाते, अर्थात कि उनके अंदर जो बहुत सारी क्षमता होती है वह विकसित नहीं हो पाती है। इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक जाति के लिए कोई न कोई कार्य निश्चित किया हुआ है। यह कई बार स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जाति पर आधारित जो कार्य है व्यक्ति करना नहीं चाहता, दूसरा कोई कार्य करने की छूट जो है जाति प्रथा नहीं देती, तो वह व्यक्ति जो है जाति प्रथा के कारण जो है बेरोजगारी और भूखमरी का कारण बन जाता है। इसमें ये स्पष्ट कर सकते हैं, अर्थात कि इसका उत्तर यही होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। लेखक के मत से दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या होगी? तो इसको देख लीजिएगा। लेखक के मत से दास्ता की व्यापक परिभाषा, तीसरा प्रश्न है। लेखक के मत से दास्ता की व्यापक परिभाषा है ना? तो दास्ता का तात्पर्य केवल कानूनी पराधीनता नहीं है, दास्ता समाज में व्यवहारिक रूप धारण किए हुए है ना? कानूनी पराधीनता के न होने पर भी कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार तथा कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। लोगों को अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। उन्हें अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती, भले ही वे लोग भूख से मर जाएं, लेकिन अब उन्हें अपना व्यवसाय बदलने तक की मनाही नहीं होती। दासता का यह घृणित रूप हमारे समाज में कानूनी रूप में अवैध होते हुए भी आज विद्यमान है। तात्पर्य यह है कि जो दासता है उसका व्यापक रूप देखें तो आज भी दासता हमारे समाज में विद्यमान है। शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता संभावित रहने के बावजूद अंबेडकर समता को एक व्यवहार सिद्धांत मानने का आग्रह क्यों करते हैं? इसके पीछे उनके क्या तर्क हैं या क्या विचार हैं? चौथा प्रश्न देखेंगे हम, है ना? तो चौथा प्रश्न भी देख लेते हैं। ये चौथा प्रश्न है। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक व्यक्ति का जो जन्म है एक समान होता है, समान परिस्थितियों में होता है ना? हाँ, जो व्यक्ति होते हैं वो एक ही तरीके से जन्म लेते हैं, सब लोग एक ही जगह से जन्म लेते हैं, एक ही, सबका एक ही है। मतलब तात्पर्य है कि हर व्यक्ति जो है वह अपनी माँ के गर्भ से ही पैदा होता है। तो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का जन्म एक समान परिस्थितियों में नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक वंश परंपरा और परंपरागत रूप से प्राप्त माता पिता की शिक्षा और संपत्ति भिन्न भिन्न होती है ना?
एक व्यक्ति का जन्म अभावों, दुखों और इसी प्रकार के साधनों के अभाव में होता है, जबकि दूसरे का जन्म बड़ी संपन्नता में होता है, सुख में होता है, सुख सुविधाओं में होता है। तो इन दोनों स्थितियों में जन्म लेने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार जो है समान नहीं कहा जा सकता। इस आधार पर व्यक्ति व्यक्ति में भिन्नता करना ठीक नहीं है, क्योंकि इन परिस्थितियों में व्यक्ति का अपना कोई प्रयास योगदान नहीं होता, वो तो उसके वंश परंपरा का होता है ना। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, मनुष्य को अपने प्रयासों प्रयत्नों से ही छोटा या बड़ा माने जाने का अधिकार होना चाहिए। वो कहते हैं कि जब वो जन्म लेता है तो बड़े घर जन्म लिया इसलिए उसका अच्छा नहीं होना चाहिए। जब वो बड़ा होता है उसके अंदर जो क्षमता होती है उसके अनुसार उसको जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये कहने का उनका ये तात्पर्य रहता है कि छोटा बड़ा नहीं, समानता का अधिकार होना चाहिए। उन्हें समान अवसर और समान व्यवहार उपलब्ध हो, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपनी अधिकतम शक्ति का उपयोग समाज के लिए कर सके। एक राजनीतिज्ञ सभी लोगों में समान व्यवहार करता है। वह इसलिए नहीं कि सब लोग समान होते हैं, बल्कि इसलिए कि समाज का वर्गीकरण करना उसके लिए हितकर नहीं है, न ही संभव है। जब एक राजनीतिज्ञ समता का भाव रख सकता है, भले ही व्यवस्था में, तो हमारा समाज भी समता को व्यवहारिक रूप में ला सकता है और समाज में समानता का भाव उभर कर उसे व्यवहार्य बना सकता है। तो इसका उत्तर आपको ये दिख गया दोस्तों। आगे चलिए। सही में अम्बेडकर ने भावनात्मक समत्व की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया। क्या इससे आप सहमत हैं? तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि बिल्कुल हम इससे बिल्कुल पूर्ण सहमत हैं। क्यों सहमत हैं? क्योंकि इससे जो है लोगों में जो है जाति, जो छुआछूत जाति की, जाति प्रथा की जो भावना है वह दूर हो जाएगी। लोग एक समान व्यवहार करेंगे। तो व्यवहार्यवाद का तात्पर्य यह है कि लोगों में समानता आए, जो जो कार्य करना चाहता है वो कर सके, किसी को किसी के कार्य को जाति के अनुसार उसको बांटा न जाना चाहिए। तो ये आप अपने शब्दों में स्पष्ट कर सकते हैं। आदर्श समाज के 3 तत्वों में से एक भ्रातृता को रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है, अथवा नहीं? आप इस भ्रातृता शब्द से कहाँ तक सहमत हैं? यदि नहीं तो आप क्या शब्द उचित समझेंगे या समझेंगी? तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है, जो भ्रातृता शब्द है ना, ये संस्कृत के भातृ भ्रातृ है ना, भ्रातृ शब्द में ता प्रत्यय लगने से बना है। भ्रातृ शब्द का अर्थ होता है भाई, और ता लगा करके जो है भाईचारे का उन्होंने स्पष्टीकरण किया है। भाईचारा जो है एक व्यापक शब्द है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें भाई अलग करके देखना मुश्किल है। यद्यपि भ्रातृ पुल्लिंग शब्द है, लेकिन भाईचारे के अर्थ की व्यापकता में इसे केवल भाई अर्थात केवल पुरुष के लिए ही नहीं प्रयोग किया जा सकता। इसमें स्त्रियां स्वतः ही शामिल हो जाएंगी। लेखक ने भ्रातृता शब्द से बहन को पहले समता शब्द का प्रयोग किया है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें लिंग भेद के लिए कोई स्थान ज्ञात करना मूर्खता होगी। समता शब्द जो है भ्रातृत्व की, भ्रातृता की व्यापकता को और अधिक बढ़ा देता है। शब्द का अर्थ उसकी महत्ता उसके प्रयोग पर अधिक आधारित है। फिर भी लेखक यदि भ्रातरऊ शब्द का प्रयोग करता तो अधिक तर्क संगत होता। भ्रातरऊ शब्द का अर्थ होता है भाई और बहन। तो भ्रातरऊ शब्द आप लोग बताइएगा कि ये किस समास का है। ठीक है, भ्रातरऊ में कौन सा समास है आप लोग बताइएगा भाई, आगे स्पष्ट करिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं पाठ के आसपास। अम्बेडकर ने जाति प्रथा के भीतर पेशे के मामले में लचीलापन न होने की जो बात की है, उस संदर्भ में शेखर जोशी की कहानी गलता लोहा पर पुनर्विचार कीजिए। है ना, इनकी शेखर जोशी जी की कहानी है गलता लोहा। तो इस पर उन्होंने बताया है कि इस पर आप विचार करिए। तो इस पर आप जब गलता लोहा जब पढ़ेंगे कहानी जो है इनकी, तो उसमें आपको देखेंगे, हम आइए आपको थोड़ा सा गलता लोहा की स्पष्टीकरण को भी दे देते हैं। है तो बड़ी कहानी लेकिन हम आपको छोटे में ही स्पष्ट करेंगे।
कि जो अम्बेडकर जी ने जो जाति भेद का उच्छेद अध्याय में जाति प्रथा के भीतर में जो लचीलापन न होने की बात कही है, इस अध्याय द्वारा जो लेखक है जाति प्रथा के अनुसार पेशा निश्चित होने के दुष्परिणाम को समाज के सामने रखता है। शेखर जोशी ने गलता लोहा में जो है अध्याय में जाति प्रथा से होने वाली बाली हानि का संकेत करते हैं। उनके जो उच्छेद की बात अगर कहें तो मोहन ब्राह्मण वर्ग का एक कुशाग्र बुद्धि बालक है और धनराम शिल्पकार वर्ग का मंद बुद्धि बालक है। मोहन पढ़ाई में अव्वल है, इसलिए मोहन के न चाहने पर भी उसके पिता अपने मित्र के साथ उसे पढ़ाई के लिए लखनऊ भेजते हैं, जहां उसका मन नहीं लगता। अतः अपूर्ण पढ़ाई कर वह वापस आ जाता है। धनराम को मास्टर जी द्वारा 13 का पहाड़ा याद करने को दिया जाता है, किंतु बार बार प्रयत्न करने पर भी वह उसे याद नहीं कर सकता। मास्टर जी द्वारा कोई प्रयत्न नहीं किया जाता। वह उस पर कटाक्ष भी करते हैं, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। अतः पढ़ाई में कमजोर धनराम को उनके पिता धौकने फूकने व सान लगाने के काम में लगा देते हैं। मोहन लखनऊ से वापस आने के बाद शिल्पकार टोले में जाकर धनराम से मिलता है तथा उसके साथ भट्टी पर काम कर लोहे को गोलाकार रूप देता है। जिस शिल्पकार टोले में जाना ब्राह्मण वर्ग के लोग पसंद नहीं करते, वहीं वह अपने मित्र धनराम से मिलने जाता है, उसके साथ काम कर जाति प्रथा का उच्छेद करता है। मोहन द्वारा लोहे के काम में दक्ष होना भी अपनी जाति से भिन्न पेशे को दर्शाता है। इस प्रकार लेखक ने गलता लोहा अध्याय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अध्याय जाति प्रथा का उच्छेद के समान अपने भाव प्रकट किए हैं। दोनों अध्यायों में लेखक का उद्देश्य जाति प्रथा के दुष्परिणाम बताकर उसका विच्छेद करना ही रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे देख लीजिए, कार्य कुशलता पर जाति प्रथा का प्रभाव विषय पर समूह में चर्चा कीजिए। समूह के दौरान उभरने वाले बिंदुओं को लिपिबद्ध कीजिए। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि जो जाति प्रथा में है कार्य कुशलता की कोई अहमियत न होना, है ना। कार्य कुशलता के अनुसार व्यक्ति को पेशे का प्रशिक्षण न मिलना, मनुष्य की रुचि एवं कार्य कुशलता के अपना पैतृक पेशा संभालना, उद्योग धंधों की नई तकनीक का लाभ न उठा पाना, व्यक्ति के कार्य क्षमता को जाति प्रथा द्वारा पंगु बनाना, व्यक्ति द्वारा जीवन भर एक ही पेशा अपनाए रखना, एक पेशे के कारण सुख सुविधाओं के अभाव को सहना, समाज में छोटे पेशे के कारण अपमानित होना, अरुचिकर पेशे के मिलने के कारण उसे न लेकर बेरोजगारी को बढ़ावा मिलना, अतः व्यक्ति की भूखमरी की स्थिति आना इत्यादि पर हम चर्चा कर सकते हैं दोस्तों। और ये सब इनके प्रकरण ही रहे, इन्हें भी जान लीजिए। अंबेडकर की पुस्तक जाति भेद का उच्छेद और इस विषय में गांधी जी के साथ उनके संवाद की जानकारी प्राप्त कीजिए, है ना। तो इसको भी आप देख सकते हैं उनकी पुस्तक में। हिंद स्वराज की बात करें तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक में गांधी जी ने कैसे आदर्श समाज की कल्पना की उसे भी पढ़े। तो ये पढ़ने की बात आई है दोस्तों। अब यही हमारा जो प्रकरण है आज का अंबेडकर साहब जी का, बाबा अंबेडकर जी के मेरी कल्पना का आदर्श समाज की वार्ता अगर वो करते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा की बात करते हैं, तो यही हमारा जो प्रकरण है वो समाप्त होता है। आज का प्रकरण था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। हमने इसको प्रश्नोत्तर के साथ में देख लिया और विस्तृत अध्ययन के साथ हमने देख लिया दोस्तों। इससे जो भी प्रश्न बनेंगे आप जान लीजिए कि इनकी रचनाओं को आप बिल्कुल स्मरण कर लीजिएगा। रचनाएं इनकी पूछती हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी इन्होंने जो अपना समता का एक दिया है, विचार दिया है, उसको भी ध्यान रखिएगा। इन्हीं के साथ दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार। अगली वीडियो में पुनः मिलेंगे। आप इसी प्रकार मेरे साथ बने रहिए दोस्तों और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचाइए। अगली वीडियो में पुनः मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार।